प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पाचन एवं अवशोषण चैप्टर 16 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग जहां तक पिछले लेक्चर में हमने देखा उसके आगे समझना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में यह समझने का प्रयास किया था कि जो पाचित यानी उत्पाद होते हैं उसका अवशोषण कहाँ कहाँ किन किन अंगों द्वारा आसानी से होता है और सबसे अधिक यानी कि मुख्य उसमें अवशोषण का कौन सा जगह है हमारे एलिमेंट्री कैनाल। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, जल का परिवहन पराशनी प्रवणता पर निर्भर करता है, सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे हम लोगों ने समझा था कि कुछ एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पैसिव अवशोषण और सक्रिय अवशोषण होता है। तो सक्रिय के लिए एटीपी की आवश्यकता होती थी और पैसिव के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती थी। इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और इसमें मोनोसैकेराइड्स और सोडियम आयन यानी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का रक्त में इसी क्रिया विधि द्वारा अवशोषण होता है। वसाम्ल और ग्लिसरॉल। वसाम्ल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक। वसाम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों यानी ड्रॉपलेट्स में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मीसेल कहा जाता है। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गुलिका यानी कि छोटी छोटी गुलिका में पुनः संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों यानी लैक्टियल में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। चलिए पहले इसको हम लोग समझे ये क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि अवशोषण पाचित उत्पाद का कहां कहां किस किस अंगों में होता है, और मैंने यह भी समझाया था कि अवशोषण की दो विधियां होती हैं। एक को कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरे को हमने कहा था पैसिव एब्जॉर्प्शन। हम लोग यह समझे थे कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि सक्रिय अवशोषण के लिए एटीपी का यूज यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम लोग इसको ऐसे समझेंगे जैसे ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल यानी कि हम लोग कह सकते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक हम हिंदी में लिख देते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, फैट यानी कि वसा में विलेय विटामिन यानी वसा सॉल्युबल विटामिन, जिसे हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन और इसे हम लोग क्या समझते हैं, हमने एक शॉर्ट बताया था डेका, DEKA शब्द से हम लोग समझ सकते हैं कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील है। तो विटामिन डी, ई का मतलब विटामिन ई, के का मतलब विटामिन के और ए का मतलब विटामिन ए। यानी वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग शॉर्ट में समझने के लिए टर्म यूज किया था डेका, यानी कि विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन ई, यानी EDAK विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज आवश्यक एमिनो एसिड्स और ये डेका यानी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन। फिर मोनोग्लिसराइड्स भी आप हम लोग लिख सकते हैं, मोनोग्लिसराइड्स
ग्लिसराइड तथा डाइग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड का एब्जॉर्प्शन होने के लिए एटीपी की आवश्यकता होता है, कह सकते हैं। यानी इन सारे उत्पादों का, यानी कि जो पाचित उत्पाद होते हैं, जैसा कि हमने शीर्षक देखा था, कि अवशोषण होने में एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पुनः यहां पे हम लोग यह समझ लें कि पैसिव यानी जो इसका दूसरा भाग है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो दूसरे वाले पार्ट जिसे हमने कहा पैसिव एब्जॉर्प्शन, क्या कहा? पैसिव एब्जॉर्प्शन इस पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसका तो इस एब्जॉर्प्शन में एटीपी का कोई भी यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो यहाँ के जो पाचित उत्पाद होते हैं उसका अवशोषण आखिर कैसे होता होगा? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन एक शब्द आया था, सरल विसरण द्वारा, ठीक है ना, यानी सरल विसरण द्वारा कैसे? तो उसके लिए भी एक शब्द हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी यहाँ पे हमें मिला था, देखिए पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, यानी कि सक्रिय सांद्रण प्रवणता, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे उस अंतिम उत्पाद का क्या होने के लिए, अवशोषित होने के लिए एक्टिव क्या होना चाहिए, सांद्रता प्रवणता के द्वारा यहाँ पे अवशोषण होता है। किसमें? पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब दूसरी बात हम लोग समझ सकते हैं कि इस पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें विटामिन डी का, ठीक है, विटामिन डी, के ग्लूकोज, लैक्टोज, फिर से एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल इत्यादि वहां पे अवशोषित होने के लिए एटीपी की जरूरत होती थी। यहाँ पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए किसका किसका, तो हम लोग कह सकते हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स यानी कि फैटी एसिड्स हम हिंदी में लिख सकते हैं वसीय अम्ल, और ये ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर फ्रक्टोज के बाद वहां पे इसेंशियल एमिनो एसिड्स था, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल था। यहाँ पे नॉन इसेंशियल माने नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल माने कि जो आवश्यक नहीं होता है उस एमिनो एसिड्स का, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, का प्रायः पैसिव एब्जॉर्प्शन, और जिसके लिए कोफिशिएंट किसकी आवश्यकता होती है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, यानी कि सांद्रता प्रवणता की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं इस माध्यम के द्वारा वहां पे ये जो कि उत्पाद होता है इसका अवशोषण होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये दो शब्द आया है, क्या आया है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसको हम लोग रीमार्क में अपने दिमाग में रखेंगे कि प्राय जो इसेंशियल यानी कि आवश्यक एमिनो एसिड्स होती है, आवश्यक अमीनो अम्ल, इस आवश्यक एमिनो अम्ल को हमें खाना पड़ता है, यानी कह सकते हैं इन्हें हम किसी भी चीज से, चाहे भोजन के माध्यम से, चाहे जिस भी किसी चीज से इसे हमें प्राप्त करना होता है, यानी कि इसे हम खाना होता है, यानी इसे हमें प्राप्त करना होता है, लिख सकते हैं करना होता है। जबकि दूसरा आया है अनावश्यक अमीनो अम्ल, इस अमीनो अम्ल को हमें प्राप्त नहीं करना होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि यह हमारा शरीर स्वयं ही इसे बनाता है, यानी हमारा शरीर स्वयं इसे बनाता है, यानी हमारा शरीर इसका निर्माण स्वयं करता है, जबकि उसे हमारा शरीर स्वयं निर्माण नहीं करता है। तो चलिए हमने इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया और हमने देखा कि कैसे पाचित उत्पाद का अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द मीसेल
यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, मिशेल। चलिए इसको फिर से हम इसे समझ लें। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण, ध्यान रखिएगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, अभी हमने देखा कि यह जो ग्लिसरॉल है और वसीय अम्ल है, इसका एब्जॉर्प्शन किसके माध्यम से हो रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के माध्यम से, अर्थात पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसकी आवश्यकता है, यानी किस माध्यम से, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा वहां पे अवशोषण हो रहा है। तो यह कह रहा है कि यह अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि इसे, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को सूक्ष्म बूंदों के रूप में टूटना होता है। टूटने को, यानी कि यह कैसे टूटता है, ठीक है, यह टूटने के बाद, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में यह जब टूटता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मिशेल, यानी कि वे जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये बिले या सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बूंदों में ये कन्वर्ट होते हैं और हो करके हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में सीधे चले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना है कि यह मिशेल जो बार बार आ रहा है, आखिर ये है क्या। तो मिशेल कुछ नहीं है, यह मिशेल एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर के अंकुरों की लसिका वाहिनी, यानी जिसे लैक्टियल कहते हैं, सीधे चले जाते हैं और यहाँ पे इसकी वाहिकाएं अंततः इसको अवशोषित कर लेती है और रक्त में ले जाकर क्या करती है, छोड़ देती है। ठीक है, इस तरह से पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे कि मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में हो जाती है, इन सारे प्रोसेस के माध्यम से। परंतु सबसे अधिक, ये याद रखना हमें, सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसको हम लोगों ने सीखा भी, छोटी आंत में, वही इलियम में होता है। अवशोषण सारांश, यानी कि अवशोषण स्थल और पदार्थ, इसको हम तालिका 16.1 में दिया गया है, जिसे हम लोगों ने समझा भी है। पुनः क्या कह रहा है, अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं, यानी कि जो अवशोषित हो जाता है रक्त लसिका में, ठीक है ना, वह कहाँ पहुंचते हैं, अंत में उत्तकों में, टिश्यूज में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाई जाती हैं। इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहते हैं, जो पूरी तरह से उसमें घुसना हम लोग कह सकते हैं, एसिमिलेशन माने प्रवेश करना, ठीक है, कहते हैं। पुनः पाचन अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर, पाचक अवशिष्ट मलाशय यानी कि रेक्टम में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है, जो तंत्रिका प्रतिवर्ती यानी कि न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है और मल द्वार से मल का वही क्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया होती है, जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, जो एक बृहद क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। क्रमाकुंचन यानी कि वही पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा यह क्रिया होती है और वहां से मल को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज पाचित उत्पादों का अवशोषण पूरी तरह से समझने का प्रयास किया। ठीक है, कहीं भी कुछ भी यदि आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पुनः उसके लिए प्रयास किया जाएगा, उसको आसान से आसान शब्दों में हम लोग समझने का फिर से प्रयास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।